नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस को लेके है। अब सबको पता होगा कि हमारे वीडियोज पर जो लोग बिना वीजा कह के कमेंट करते हैं या फिर डिसलाइक करते हैं, उनको तेजस को लेके काफ़ी सारी जलन होती है और उनके मुताबिक तेजस इतना ख़राब एयरक्राफ्ट है कि इसको इंडियन एयरफोर्स भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जबकि GF-17 इतना अच्छा एयरक्राफ्ट है कि खुद बनाने के बावजूद भी चाइना इसको खुद इस्तेमाल ना करके पाकिस्तान को इस्तेमाल करने के लिए दे रहा है। और जो लोग भी ऐसा सोच रखते हैं, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनको जो बताया जाता है उनको वही पता होता है। खैर, आज की वीडियो में जो भी बिना वीजा के आए होंगे उनको पता लग जाएगा कि तेजस को इंडियन एयरफोर्स में इस्तेमाल किया जाता है और एक दो नहीं बल्कि अच्छे खासे नंबर में इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तेजस की कुछ इमेजेस को अपने ऑफिशियल ट्विटर आईडी में शेयर किया गया था और इसके कई वीडियोज भी अभी तक रिलीज किए जा चुके हैं। और यहाँ पर एक या दो नहीं बल्कि तेजस की कंप्लीट फॉर्मेशन को वहाँ पे दिखाया गया था, जिसमें 14 तेजस शामिल थे और इनमें से मैक्सिमम नंबर 45 स्क्वाड्रन के तेजस थे। अभी तो ये भी पता चल चुका है कि तेजस की सर्विस अवेलेबिलिटी 75% से भी ज़्यादा रह रहा है, जो कि रफेल के लगभग बराबर है और ये हमारी रिक्वायरमेंट के मुकाबले काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग भी ये कहते हैं कि इंडियन एयरफोर्स तेजस को इस्तेमाल नहीं कर रहे या फिर तेजस को इंडियन एयरफोर्स में भी शामिल नहीं किया जा रहा है, तो मैं उनको कुछ दिखाना चाहता हूँ। खैर, अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अभी तेजस को लेके कुछ और भी अपडेट सामने आए हैं, क्योंकि इसी के साथ ही अभी तेजस MK-1A फ्लीट को IFR सर्टिफिकेशन दे दिया जा चुका है। IFR मतलब इन फ्लाइट रिफिलिंग सिस्टम होता है और नॉर्मली अभी तेजस को किसी भी एरियल प्लेटफॉर्म से हवा में रिफिल किया जा सकता है। वैसे 2018 से ही तेजस में एयर टू एयर रिफिलिंग सिस्टम को टेस्ट किया जा रहा था और अभी सभी ट्रायल को कंप्लीट करने के बाद एंटायर तेजस फ्लीट को भी IFR सर्टिफिकेशन दिया जा चुका है और तेजस अभी एरियल टैंकर के अलावा सुखोई से भी रिफिल कर सकता है, जिसको हम लोग बड़ी टू बड़ी रिफिलिंग सिस्टम कहते आ रहे हैं। अभी तेजस में जो रिफिलिंग प्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है वो एक UK ओरिजिन कंपनी की तरफ से यानी कि कोवाम की तरफ से सप्लाई किया जाता है और सबसे पहले इसको तेजस की LSP 8 यूनिट में इंटीग्रेट करके 2018 में टेस्ट करना शुरू किया गया था और अभी इसकी सभी ट्रायल कंप्लीट होने के बाद अभी FOC वेरिएंट की सभी तेजस में इसको इंस्टॉल करके सप्लाई करने के साथ साथ जो भी IOC वेरिएंट के तेजस अभी इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किया गया है, उन सभी में भी इसको बाद में ऐड करने का फैसला किया गया है और अभी HAL FOC वेरिएंट की 7 तेजस की टेस्ट फ्लाइट को करने के लिए भी तैयारी कर रहा है और असेंबली लाइन में अभी तेजस की SP-28 से लेके 33 तक का काम चल रहा है, जो कि जल्दी ही रोल आउट होने वाले हैं। अगला अपडेट HAL की तरफ से है। एक दिन पहले हम लोग STFE-40 इंजन के बारे में बात कर रहे थे, जो कि STFE-25 इंजन का ही एक आफ्टर बर्निंग वेरिएंट होने वाला है और इसे आगे चल के इंडियन एयरफोर्स की जगुआर्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी बीच ये भी सुनने को मिल रहा कि HAL की तरफ से अभी 2025 तक STFE-25 इंजन को मास प्रोड्यूस करना और एयरक्राफ्ट में इसको इंटीग्रेट करने के लिए सर्टिफाई करने की कोशिश किया जा रहा है और अभी इसको HAL अपनी Hawk 1 एयरक्राफ्ट में या अपनी HJT-36 जेट में इस्तेमाल करना चाहता है। इस इंजन को HAL की तरफ से 2013 के आसपास डेवलप करना शुरू किया गया था और हाल ही में इस इंजन को सी लेवल में टेस्ट किया जा चुका है। इस इंजन को अभी 5 टन क्लास के एयरक्राफ्ट में सिंगल इंजन कॉन्फ़िगरेशन के साथ और 9 टन के आसपास के एयरक्राफ्ट के साथ ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी हमारे जितने भी HJT-36 एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, उन सभी में रशियन ओरिजिन NPO Saturn AL-55 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है और अभी इनको STFE-25 इंजन से रिप्लेस करने का प्लान किया जा रहा है। अभी तक पूरी तरीके से इस इंजन को HAL की तरफ से अपने इंटरनल फंड का इस्तेमाल करके डेवलप किया जा रहा है और साथ ही अभी इसकी जो आफ्टर बर्निंग वेरिएंट को भी डेवलप किया जा रहा है, जिसका नाम STFE-40 इंजन होने वाला है, उसको भी HAL की तरफ से अपनी इंटरनल फंड्स का इस्तेमाल करके डेवलप किया जा रहा है। तो अगर इसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से HAL को थोड़ा मदद किया जाता है तो इनको में भी जल्दी डेवलप किया जा सकेगा और ये दोनों इंजन आगे चल के इंडियन एयरफोर्स के भी काफ़ी काम आ सकते हैं, क्योंकि इनको आगे चल के इंडियन एयरफोर्स अपनी हॉक्स में इस्तेमाल कर सकता है। साथ ही इसकी आफ्टर बर्निंग वेरिएंट को जगुआर्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है। इंडियन आर्मी की तरफ से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी की 4x5 गोरखा राइफल ने अभी यूके में होने वाली एक मिलिट्री एक्सरसाइज में गोल्ड मेडल को हासिल किया है।
4x5 गोरखा राइफल्स हमारी एक फ्रंटियर फोर्स है और ये यूके में होने वाली कैम्बेरियन पेट्रोल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहा था। इस एक्सरसाइज को दुनिया भर में सबसे टफ एक्सरसाइज में से एक माना जाता है और इसी वजह से इसको एक प्रेस्टिजियस एक्सरसाइज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सोल्जर्स की अल्टीमेट एंड्योरेंस को टेस्ट किया जाता है और पूरी तरीके से फिट या फिर टफ सोल्जर्स ही इसको पार कर सकते हैं। इस बार की जो एक्सरसाइज है उसको वेल्स में कंडक्ट किया गया था और इस बार इसमें पूरे दुनिया भर में से लगभग 96 टीम पार्टिसिपेट कर रहे थे और इसमें से 17 स्पेशल फोर्सेस यूनिट भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। इस दौरान हर एक टीम को यहाँ पे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में और मेनली कोल्ड वेदर कंडीशन का सामना करना पड़ा था, जिसमें हर एक सोल्जर की पेशेंस और एंड्योरेंस को अल्टीमेट लेवल में टेस्ट किया गया था। और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें इंडियन आर्मी की टीम की तरफ से गोल्ड मेडल को हासिल किया गया है। वैसे भी यूके में भी गोरखा रेजिमेंट को काफी सम्मान दिया जाता है और इंडियन आर्मी में भी गोरखा रेजिमेंट अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता है। और हमारे इंडियन आर्मी के एक लेजेंड फील्ड मार्शल साम मानेकशॉ ने भी बताया था कि अगर कोई ये बोल रहा है कि वो मौत से नहीं डरता तो वो या तो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। और अभी एक बार फिर से गोरखा रेजिमेंट की तरफ से अपने नाम को जस्टिफाई कर दिया गया है कि वो सच में दुनिया के सबसे बेस्ट सोल्जर है। अगला अपडेट डिफेंस एक्सपोर्ट को लेके है और अभी आप ये सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत मिलिट्री के हिसाब से दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर देश है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत अपनी मैक्सिमम डिफेंस इक्विपमेंट को इंपोर्ट करता है। लेकिन अभी की बात करें तो पिछले कुछ सालों से हमारे डिफेंस सेक्टर में काफी सारे चेंजेस किए जा चुके हैं और अभी हम धीरे धीरे इंपोर्ट को कम करने के साथ साथ एक्सपोर्ट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें हमको सफलता भी मिल रही है। अगर पिछले 5 सालों की बात करें तो पिछले 5 सालों के अंदर हमारी डिफेंस एक्सपोर्ट लगभग 325% के आसपास इंक्रीज हुआ है और इसके अलावा आगे चल के ये और भी ज़्यादा इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि अभी हम खुद के डिफेंस इक्विपमेंट को बनाना शुरू कर चुके हैं और धीरे धीरे इनको दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर चुके हैं। अभी हाल ही में ही भारत की तरफ से अपने सभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को भी बंद करके उनकी जगह पर 7 अलग अलग कंपनियों को बनाया गया है जो कि एकदम पर्टिकुलर कैटेगरी के डिफेंस इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करने वाला है और उसी हिसाब से इनको कैटेगराइज्ड किया गया है। इसको लेके पहले थोड़ा हंगामा चल रहा था, क्योंकि पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में काम करने वाले लोग अपनी जॉब सिक्योरिटी को लेकर थोड़े चिंतित थे। लेकिन अभी हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बताया गया कि इन सभी को अभी जिन 7 कॉर्पोरेट कंपनी में कन्वर्ट किया गया है वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के अंडर रहने वाले हैं और अब इन सभी कंपनियों को लगभग 65,000 करोड़ की डील मिलने वाली है और आगे चल के इससे हमारे कई एमएसएमई कंपनियों को भी फायदा होने वाला है। साथ ही हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा भी बताया गया कि जरूरत पड़ने पर इन 7 अलग अलग कंपनियों को गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प भी किया जाएगा, जिसमें इमरजेंसी फाइनेंशियल हेल्प भी शामिल होने वाली है। अगला अपडेट भारत और पाकिस्तान को लेके है। हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सीक्रेट सर्विस आईएसआई की तरफ से अभी भारत में और मेनली कश्मीर रीजन में सुअरों को घुसाने की कोशिश किया जा रहा है और इसके लिए अभी आईएसआई की तरफ से पाकिस्तान की अलग अलग सुअर प्रोडक्शन फैक्ट्रीज के लीडर के साथ एक मीटिंग को भी अरेंज किया गया था और इस मीटिंग को पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद रीजन में कहीं पे अरेंज किया गया था और अभी इसमें आईएसआई की तरफ से पाकिस्तान के सभी सुअर प्रोडक्शन यूनिट को जम्मू कश्मीर के अंदर लार्ज स्केल की इन्फिल्ट्रेशन करने के साथ साथ आतंकी हमले कराने का आदेश दिया गया है। पहले वो क्या करते थे, मिलिट्री के साथ भिड़ते रहते थे, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों से जब भी इंडियन आर्मी का सामना सुअरों के साथ हुआ है तब सुअरों को मार दिया गया है। इसी वजह से अभी सुअरों को स्पेशली इंडियन आर्मी को अवॉइड करके सिविलियन को टारगेट करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि सिविलियन के पास कोई हथियार नहीं होता और वो पलट कर वार नहीं कर सकते और इसी वजह से अभी इनको सुअरों की तरफ से टारगेट करने की कोशिश किया जा रहा है। हमारी इंटेल रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे टोटल 200 लोगों को अभी मारने के लिए आईएसआई की तरफ से पाकिस्तान की अलग अलग सुअर प्रोडक्शन फैक्ट्री को ऑर्डर दिया गया है और कुछ स्पेसिफिक लोगों के नाम भी इसमें डाले गए हैं, जिनमें से मोस्टली कश्मीरी पंडितों का नाम बताया गया है। और अभी ये सब करने के बाद वो कश्मीर में माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में कश्मीर में तनाव काफ़ी कम हो गया था और लोग नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आने लगे थे और अभी ये पाकिस्तान नहीं चाहता है, जिस वजह से वो वापस कश्मीर में डिस्टर्बेंस को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।